आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। पलवल के उत्तावड़ में बनी एक मस्जिद में टेरर फंडिंग की बात मीडिया में खूब उछली और एनआईए ने भी इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन दिल्ली अक़लियती कमीशन ने इस मामले में एनआईए की थ्योरी पर सवाल खड़े कर दिए हैं और एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पेश करके कहा है कि इस मस्जिद में किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पैसे देने के सबूत नहीं मिले हैं। तकरीबन 31 पेज की इस फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट ने एनआईए की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने पलवल की मस्जिद के टेरर फंडिंग मामले को लेकर रिपोर्ट जारी की है। दिल्ली अक़लियती कमीशन ने पलवल जिले के उटावट गांव में बनी मस्जिद खुलाफाए राशिदीन में टेरर फंडिंग की सच्चाई जानने के लिए एक 4 रुकनी टीम बनाई थी, जिसने मौके पर जाकर मुआयना किया और एनआईए के दावों की तहकीक की। इस टीम में शामिल उवैस सुल्तान कहते हैं कि उन्होंने न सिर्फ मकामी पुलिस और इलाके के लोगों से बात की, बल्कि एनआईए की साइट पर इस केस से ताल्लुक रखने वाले दस्तावेज को भी खंगाला, लेकिन कहीं से भी ये बात साबित नहीं हुई कि मस्जिद में किसी दहशतगर्द तंजीम का पैसा लगा है। उवैस दावा करते हैं कि एनआईए ने अपनी एफआईआर में भी मस्जिद का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ मीडिया में खबरें गलत तरीके से पेश की गईं। वहाँ पर तमाम लोगों से जो जिम्मेदार हैं उन लोगों से मुलाकात की, मस्जिद गांव वालों से मुलाकात की, डीएसपी और एसएचओ से थाने हतीन नाम का एक थाना है वहाँ पर जाकर मुलाकात की और हमने अपनी रिपोर्ट जो पेश की है उसमें हमने लिखा है कि जो इल्ज़ाम है कि 70 लाख आया उसका बहुत शोर है और अखबारों में जिस तरह से खबर प्लांट की गई है, खबर लगाई गई है हेडलाइंस के साथ कि बहुत सीधा सीधा जो है लश्कर तैयबा का लिंक है और लश्कर तैयबा ने पैसा दिया फलाह इंसानियत के जरिए ताकि यहाँ के लोकल मुसलमानों को इस्तेमाल किया जा सके आगे फ्यूचर में, तो वो हमने बेबुनियाद पाया है। पलवल में बनी इस मस्जिद की जमीन को 84 गांव के लोगों ने अपनी मौजूदगी में सबकी मर्जी से दिया था और इस मस्जिद के लिए इलाके के लोगों से चंदा भी जमा किया गया। हालांकि एनआईए ने इस मामले में सलमान नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर रखा है, जिस पर एक दहशतगर्द तंजीम से पैसे लेने का इल्जाम है। एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली अक़लियती कमीशन ने किस हक से पलवल मामले की फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की है, जबकि उसका दायरा दिल्ली तक महदूद है। इस पर दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ज़फ़रुल इस्लाम का कहना है कि ये मामला इंसानी हुकूक से भी जुड़ा है और इस मामले में गिरफ्तार शख्स सलमान दिल्ली का रहने वाला है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। साथ ही अब वो इस रिपोर्ट की कॉपी वजारत दाखिला और एनआईए को भी भेजेंगे। कोई भी बात नहीं है। वहाँ पे ये मालूम हुआ कि जो जमीन दी गई सबसे महंगी चीज तो आज जमीन ही है और उस इलाके में बहुत ही महंगी जमीन होती है। तो वो जमीन जो है गांव वालों ने 84 गांव वालों ने मिल करके अपनी जो गांव की जमीन होती है शामलाती बोलते हैं वो उसको मस्जिद को दिया है। यानी सबसे बड़ा जो खर्चा है वो तो उन्होंने पूरा कर दिया। उसके बाद जो है हर घर से 1,000 रुपया उस वक्त दिया गया। तो ये सब चीजें हैं बताती हैं। वो आदमी खुद जो मोहम्मद सलमान है वहां के गांव वालों ने बताया कि उसकी जमीन वहां गांव में थी, उसने बेच करके 22 से 24 लाख रुपए जो है उसके आए और उसने मस्जिद में दे दिए। तो ये सब हकायक जो है मुल्क के सामने आने चाहिए, इसलिए कि इस किस्म का जो वाकया होता है उसका असर पूरे मुल्क पे होता है। कारिंदे होते हैं जो खास मकसद से निकलते हैं, उनकी कहानी ही जो है बाद में जाकर अदालत में बिल्कुल फुस साबित होती है और कुछ नहीं होता है। तो हमने जो है एक ह्यूमन राइट्स इशू के तौर से इसको उठाया और पेश किया है। हमने इसको कमीशन के दायरे के अंदर उस माने में नहीं है, इसलिए हमारा कमीशन यकीनन दिल्ली का है। दिल्ली की हदूद के अंदर हम नोटिस जारी करते हैं, यहाँ बुलाते हैं। वो चीज हमने इस मामले में नहीं की है, सिर्फ एक रिपोर्ट तैयार कराई है और उसको जारी कर दिया है। उसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। हालांकि इस मामले में कौमी अक़लियती कमीशन के कदम कभी आगे नहीं बढ़े और न ही कोई तहकीक हुई। एनआईए एक जांच एजेंसी है और दिल्ली अक़लियती कमीशन एक आईनी इदारा, लेकिन दोनों आज एक मामले पर आमने सामने हैं। इन सब के बीच यहाँ अहम बात यह है कि मामले की गहराई तक पहुँचा जाना चाहिए ताकि हकीकत ही सबके सामने आए। अफवाह और प्लांटेड खबरों से न पहले कभी मसले का हल निकला है और न ही अब निकलेगा। जी मीडिया के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट।
तो आज हम एक बेहद ही हसास मौजू पर बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एनआईए की जो रिपोर्ट आई, या ये कहा जाए कि जिस तरह से उसको पेश किया गया, उसने बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। जिस मस्जिद का बार बार जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि दरअसल जो मस्जिद वो बनाई गई है, वो एक टेरर फंडिंग की गई है, हवाला के जरिए पैसा आया है और उसके बाद वो मस्जिद बनाई गई है, ये कहा जा रहा है बार बार। लेकिन ये सिर्फ कहा जा रहा है, इसके पीछे की हकीकत क्या है यही जानने के लिए, और इसको जानने के लिए जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई है, उसी वजह से आज हमने ये प्रोग्राम किया है, ताकि आपके सामने भी हकीकत आ सके और हम भी आपको उससे रूबरू करा सकें। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं उवैस सुल्तान खान, जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की जो एक कमेटी बनाई गई थी उसको वो हेड भी कर रहे थे। इसके साथ ही डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर। अमलेंदु उपाध्याय जी मेरे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। और हमारे रिपोर्टर शुएब रजा हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार इस मामले को कवर करते रहे हैं। शुएब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक पूरा एक सिनेरियो जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या क्या है स्टेप बाय स्टेप, और अभी जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो दरअसल कहती क्या है। उवैस, ये जानना बेहद जरूरी है, जो एक कंफ्यूजन एक पैदा किया जा रहा है और जो एक कंफ्यूजन पैदा हो गया है, असल बात है क्या? क्या है ये पूरी जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वो क्या कहती है? देखिए, 26 सितंबर को और एक जो है दूसरा 12 अक्टूबर को एनआईए ने 2 प्रेस रिलीजेस जारी किए हैं, और इस बीच में जो है गिरफ्तारी होती है मौलाना सलमान की, और वो होती है 27 तारीख को दिखाई जाती है वो गिरफ्तारी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाता है, पर उनका जो है एक तथाकथित जो है एक उनको एब्डक्शन होता है, उनको उठाया जाता है इलीगल तरीके से, और 25 और 26 तारीख को इलीगली उन्हें कस्टडी में रखा जाता है एनआईए की तरफ से। इस बीच में जो एनआईए ने जो एक तरह से खबर प्लांट कराई, या मीडिया के कुछ लोगों का शायद सरहद के पास ताल्लुक है कि उन्हें सीधे तरह से सोर्सेज मिले हैं, उसमें ये जो है खबरों में ये आया कि मस्जिद जो पलवल में खुलाफाए राशिदीन मस्जिद बन रही है, उसमें लगभग 70 लाख रुपए हवाला के जरिए लगे हैं, और ये पैसा दिया है लश्कर तैयबा की जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फलाह इंसानियत फाउंडेशन, और उसकी जो अखबार में तमाम तरह की चीजें आई, न्यूज चैनल्स पे जो चीजें आई, उसने एक तरह से पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर दिया। पर इसके उलट कहीं पर भी एनआईए ने अपनी दोनों प्रेस रिलीजेस में इसका जिक्र नहीं किया है। और एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि एनआईए ने, जिस तरह से एनआईए की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो हमने अपनी रिपोर्ट में भी उसको दर्ज किया है कि आपको तमाम तरह के केसेस की डिटेल्स होती हैं अवेलेबल, ब्रीफ होता है, उसमें नंबर मालूम होता है। ये इकलौता ऐसा केस हमें जो है मालूम हुआ है एनआईए की वेबसाइट पे, जिसका जो है ना तो केस नंबर दर्ज है, ना उसकी जो है एनआईए की ब्रीफ इस केस के मुतालिक दर्ज है। मस्जिद का कहीं नाम नहीं है, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड मतलब नहीं है, और तमाम केसेस की इस तरह से डॉक्यूमेंट किए जाते हैं तमाम केसेस। जी। एक सबसे अहम चीज ये है कि एनआईए ने, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स में जो है एनआईए के किसी ऑफिसर को एनोनिमस तरीके से जो है कोट किया गया और कि मस्जिद का इसमें दखल है और फलां चीजें। ये एनोनिमिटी क्यों? जब हिंदुस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इतना मसला है तो उसमें एनोनिमिटी क्यों बरकरार की जा रही है, और इस एनोनिमिटी को क्यों एक तरह से एनआईए ने अपने ऑफिशियल स्टैंड क्यों नहीं लिया इसमें? और अगर एनआईए के ऑफिशियल स्टैंड लेने के बाद भी अखबार वाले न्यूज एजेंसीज जो है गलत खबर छाप रहे हैं, तो क्यों एनआईए उसका डिनायल नहीं कर रहा? ये तमाम चीज क्यों चलाने दी जा रही है? तो वैसे इसी से जुड़ा मेरा सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज जो एनआईए की तरफ से जारी की गई, उसमें आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद का कहीं से कहीं तक जिक्र नहीं है वहां पर, और ना ही आप ये कह रहे हैं कि जो डिटेल्स जो दी जाती हैं एनआईए की तरफ से, तमाम केसेस जो उनकी तरफ से दर्ज किए जाते हैं, वहां पर भी इसकी कोई डिटेलिंग नहीं है। सवाल ये उठता है ऐसे में कि फिर तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, उनके पास ये खबर कहां से आई, और इस तरह से कि ये जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें टेरर फंडिंग है, बाकायदा तौर पर यह बताया गया, नाम लिए गए कि इनकी तरफ से ये हवाला का पैसा आया है और फिर ये मस्जिद बनाई गई है। देखिए, एक तो हमारे यहाँ इतना कम्युनल फिजा है, मीडिया में एक तरह से एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और किया जाता रहा है। हमें मालूम है कि किस तरह से टेरर से रिलेटेड जो केसेस हैं उसकी सीरियसनेस को नहीं देखते हुए
किस तरह से सेंसेशनल न्यूज़ बनाई जाती है, चाहे वो भास्कर की न्यूज़ हो, चाहे दैनिक जागरण की न्यूज़ हो, चाहे और दूसरे अंग्रेजी के अखबारों की भी न्यूज़ हो। किसी ने भी जो है गाँव में जाकर कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं समझी कि ये है क्या मसला। उन फैमिलीज से जाके कोई बात करने की ज़रूरत नहीं समझी, वहाँ के लोकल प्रशासन से बात करने की ज़रूरत नहीं समझी। हमने जब डीएसपी और एसएचओ से हतीन में मुलाकात की, उस इलाके के जो जिम्मेदार हैं, अथॉरिटीज़ हैं, तो उन्होंने हमें साफ तौर पे कहा, जब हमने पूछा कि आपको ये 2009 से मस्जिद बन रही थी, कोई अभी नई तो मस्जिद नहीं बन रही है, तो उन्होंने हमें साफ तौर पे बताया कि उनके पास कोई किसी तरीके की कंप्लेंट नहीं आई थी, कोई उनके पास किसी तरीके का इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था। तो जब लोकल लेवल पर इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था किसी भी तरीके का, तो ये कहाँ से खबर आ गई कि जो है ये जो है लश्कर तैयबा का इस तरह की फंडिंग का मामला है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि लश्कर तैयबा, ये जो मस्जिद है, ये 84 गांव की ज़मीन है, कोई खाली एक इस गांव की नहीं है। इस गांव की आबादी 25,000 है और इस मस्जिद की जो कैपेसिटी है उसमें नमाज पढ़ने वालों की तादाद लगभग 16,000 हो सकती है जी। और ये 10 एकड़ की ज़मीन जो है शामलाती ज़मीन है, सरकारी ज़मीन नहीं है, सरकार ने लोगों को दी है। और हर इंसान का जो गाँव में रहता है उसका इस पे बराबर हक है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, शेख हो, सैयद हो या अंसारी हो। और इसमें खास बात ये भी है कि हिंदुओं ने भी, दूसरे मज़ाहिब के लोगों ने भी पैसा दिया है इस मस्जिद को बनवाने के लिए, तो ये भी इसकी एक खास बात है, उस पर बात करूंगी। वैसे मैं आपसे, मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं, चेयरमैन हैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के, जिन्होंने दरअसल ये पूरी कमेटी बनाई और उसके बाद अब इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है जिसको पेश किया गया है, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने ये क्यों जरूरत महसूस की कि इसको लेकर एक कमेटी बनाई जाए, फैक्ट फाइंडिंग, और ये रिपोर्ट इस तरह से पेश की जाए, और अब आपको क्या लगता है कि रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या किया जाएगा, आखिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? नहीं, इसकी वजह ये पेश आई कि जैसे ही कोई इस तरह का केस आता है, फौरन मीडिया के कुछ सेक्शन जो है उस पर हंगामा शुरू कर देते हैं और पूरी कम्युनिटी को जो है वो मोरद इल्जाम बनाते हैं। और एक वजह ये भी थी कि दिल्ली के एक शहरी को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है जी। तो ये हमने जानने की कोशिश की हकीकत क्या है, इसलिए कि इससे पहले हमारे सामने बहुत से केसेस हैं जिसमें कि फर्जी तरीके से लोगों को मारपीट करके गलत तरीके से फंसाया जाता है और फिर 8 साल, 10 साल, 12 साल, बल्कि 22 साल के बाद वो अदालत से छूटते हैं। तो उसमें हमने चाहा कि हम भी इसमें देखें कि हकीकत क्या है। इसके लिए हमने 4 लोगों की कमेटी बनाई जो कि मुख्तलिफ ख्याल लोग थे। एक सिख भी थे, एक क्रिश्चियन भी थे और 2 मुसलमान जो कि इसी चीज़ों में है, ह्यूमन राइट्स में है और लीगल प्रैक्टिस करते हैं। तो इन लोगों ने हमको रिपोर्ट दिया कि इस चीज़ की कोई हकीकत नहीं है जी। और वहाँ पर जो पुलिस है और पंचायत वगैरह सब लोगों से और गाँव के लोगों से बात की है, वहाँ पर ये कहना है कि ये गालिबन कोई प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्प्यूट है जिसकी किसी ने शिकायत की है, वरना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई किसी का ऐसा कोई ख्याल नहीं है जी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या? ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तो सामने आ गई, अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? नहीं, हमारा स्टेप सिर्फ यही है कि ये रिपोर्ट हमने अवाम के सामने रख दी है जी, और हम इसको NIA को भी भेजेंगे और होम मिनिस्ट्री को भी भेजेंगे। इसके अलावा हमारा और कुछ करने का इरादा नहीं है जी। जफर इस्लाम साहब, आप भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन जो है, NIA एक जांच एजेंसी है इतनी बड़ी, ऐसे में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है दूसरी जांच एजेंसी को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो सकते हैं। नहीं, देखिए, हम कोई NIA के बारे में सवाल नहीं कर रहे हैं। हमने एक इशू जो उठा है उसकी हकीकत जानने की कोशिश की है और इसलिए भी कि बहुत से इस तरह के मामलात NIA और उससे पहले ATS, स्पेशल सेल वगैरह फर्जी किस्म के मुकदमात कायम कर चुके हैं। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं, तकरीबन कम से कम हमारे पास कोई 350 लोग की लिस्ट है जिनको अदालतों ने छोड़ा है। इसलिए ये कहना कि वो कोई ऐसी चीज है जो कि मावरा है और उसको टच नहीं किया, ऐसा ये गलत है। अभी आपके सामने CBI का किस्सा है, अभी आपके सामने RBI का किस्सा है। तो ये कोई चीजें ऐसी नहीं जो मुकद्दस हैं जिनके बारे में बात नहीं की जा सकती है। ये लोग भी इंसान है, ये लोग भी गलती कर सकते हैं और इन लोगों को इस्तेमाल भी किया सकता है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम हकीकत तक पहुंचे। तो क्या ये सिर्फ NIA तक महदूद, आप ये रिपोर्ट NIA को देंगे या होम मिनिस्ट्री तक भी जाएगी आपकी रिपोर्ट?
नहीं, हम मिनिस्ट्री को भी भेजेंगे कि जब भी इस मामले पर गौर किया जाए तो ये बातें भी सामने रखी जाए। हम कोई मजबूर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप के तरीके से, एक ह्यूमन राइट्स के में इंटरेस्ट रखने के ग्रुप से हमने ये बातें की हैं और करेंगे। अलबत्ता अगर वो दिल्ली के अंदर का मामला होता है तो हम उससे आगे भी जाते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली के बाहर का मामला है इसलिए हमने उसको ह्यूमन राइट्स एंगल से लिया है, माइनॉरिटी राइट एंगल से लिया है और एक बात लोगों के सामने रखी है और पब्लिक के सामने रखी है और गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे और उसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे। जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है जफरुल इस्लाम साहब कि अगर ये रिपोर्ट ये कहती है, जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, अगर ये कहती है कि एनआईए ने जो प्रेस रिलीज भी अपनी जारी की है उसमें कहीं से कहीं तक उन्होंने मस्जिद का जिक्र नहीं किया है, जो केस दर्ज किए जाते हैं उसको कहीं पर इस मामले को लेकर रजिस्टर नहीं किया गया है, तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि एजेंसी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि आखिर फिर कैसे ये पूरा मामला मीडिया में इस तरह से आया कि लोग पूरा मस्जिद को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, गलत बात है। एजेंसी को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है जी, बल्कि ये जो मीडिया के ऊपर सवाल उठ रहा है कि मीडिया को कहाँ से मालूम हो गया। जब एनजीओ ऑफिशियली, जब एनआईए ऑफिशियली ये बात नहीं कह रही है तो मीडिया को कहाँ से मालूम हो गया? तो एनआईए को नकारना नहीं चाहिए था सामने आकर, अगर ऐसा था तो? नहीं, एनआईए को करना चाहिए। तो हमारा मकसद भी यही है कि तुम साफ आओ और तुम्हारे पास सबूत से तो बताओ। अगर इन लोगों ने वहाँ पर जो है पलवल में वहाँ की पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो वहाँ के जो पुलिस के सुपरिटेंडेंट है वो कहते हैं हमें कोई इत्तला भी नहीं है, सरपंच कहता है हमें कोई भी इत्तला नहीं है। तो आखिर ये कौन सा राज है? अगर हकीकत है तो बताओ उसको और पब्लिक को भी बताओ। बहुत शुक्रिया जफरुल इस्लाम साहब आपका हमसे बात करने के लिए, और जाहिर सी बात है अभी देखना होगा कि आगे किस तरह से तमाम चीजें आगे जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ तमाम मेहमान और मौजूद हैं। ये एक बार बार ये बात सामने आ रही है कि एक कोई साहब थे जिन्होंने दुबई से एक जो चेक था वो रिसीव किया था, शायद कामरान नाम के कोई शख्स है ओवैस, उनके बारे में क्या कुछ सामने आया है? कुछ उसको लेकर कोई जानकारी आपके पास, जो आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है उसमें? देखिए, बहुत दिलचस्प ये है कि ये तमाम चीज जो क्लेम की गई है, ये कामरान वगैरह का तो नाम लिया जा रहा है, पर ये हवाला के जरिए, और हवाला का पैसा जो है बैंक के जरिए नहीं आता है, किसी बैंक के जरिए नहीं आता, ये कैश डीलिंग होती है। अगर हुई भी है तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि हवाला का क्लेम कर रहे हैं और फिर चेक की बात कर रहे हैं कि चेक के जरिए पैसा आया, क्योंकि वो तो इलीगल मनी होती है। हवाला का तो वो आप कभी भी उसका कोई वो नहीं रख सकते, रिकॉर्ड नहीं रख सकते। और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये मस्जिद 2009 में तय हुई, ये मस्जिद बनाने के लिए, और वहाँ के तमाम लोगों ने तय किया कि मस्जिद बनाएंगे, इसकी बुनियाद रखी गई, तो वहाँ 84 गांव के लोग, मेवात के तमाम लोग यहाँ जमा हुए, हिंदू मुसलमान, और उन्होंने हाथ खड़ा करके इस 10 एकड़ की जमीन में से 8 एकड़ एक मदरसा और एक मस्जिद के लिए, जो तबलीगी जमात का स्टेट का जो है वो सेंटर होगा, मरकज होगा, और 2 एकड़ जो है एक वृद्धाश्रम, एक ओल्ड एज होम और एक सरकारी अस्पताल और प्ले ग्राउंड के लिए तय किया। और सब लोग, जितने भी लोग थे हिंदू मुसलमान, उन्होंने 1,000 रुपए उस दिन दिए वहां पर। और अभी भी लगातार वहां की हिंदू जो कम्युनिटी है वो लगातार जो है इसको पैसा दे रही है। होना ये चाहिए था कि जो ये आज हिंदुस्तान में जिस तरह की नफरत की फिजा है, ये एक नमूना बनती, एक मस्जिद और ये पूरा इलाका, कि किस तरह से मेवात के ऊपर जिस तरह का हमला है लगातार, नफरत के सौदागरों का, और गाय के नाम पे, कभी किसी नाम पे हमले हो रहे हैं, कि हिंदू मुसलमानों ने किस तरह से हिंदुस्तान में कौमी एकजहती की और एक साथ कम्युनल हार्मनी की मिसाल पेश की। बिल्कुल, तो एक मिसाल होती है, लेकिन यहाँ कुछ और होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मैं और मेहमानों के पास जाऊं इससे पहले एक मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिस चेक की बार बार बात की जा रही है कामरान के हवाले से, ये कहा जा रहा है कि दुबई से दरअसल चेक के जरिए वो पैसा लिया गया था, उसको लेकर अभी किसी तरह से कोई बात नहीं रखी गई है। वो ये भी तो बताना चाहिए कि आखिर वो पैसा क्यों आया था, किस तरह से आया था, क्योंकि अगर चेक से आया तो उसका तो रिकॉर्ड होगा। हाँ, ये चीज रखनी चाहिए, पर एनआईए ने इसको अभी तक कोई साफ नहीं किया है। ये सिर्फ मीडिया में कुछ जो है क्लेम किया गया है। और एक बात मैं यहाँ पर, और आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में इसका जिक्र है? नहीं, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता, इसीलिए हमने जो है इसको टच नहीं किया बिल्कुल भी। और एक बात यहाँ कहना ये जरूरी होगा कि जब से ये जो मस्जिद बनी है इतनी बड़ी, और ये बहुत बड़ी मस्जिद है, इसमें इनके तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, इनकी रसीदें वगैरह ले ली हैं, पर ये जो तमाम जो हुआ है मस्जिद बनने में, मदरसा बनने में, इस जमीन पर ये तमाम लोकल लोगों ने चंदा करके किया है। और ये जो चंदा किया है वो खाली मौलाना सलमान ने नहीं किया है। मौलाना सलमान ने को तो जिम्मेदारी वहां के लोगों ने दी जबरदस्ती कि आप फला मौलाना के बेटे हैं और उनकी बड़ा वो है। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो पैसा है
मौलाना सलमान ने जो लगभग 30 लाख रुपए दिए हैं मस्जिद को, और उस 30 लाख में से 22 से 25 लाख शायद उनकी जो उनकी गांव में जो प्रॉपर्टी है, जो उनकी जायदाद थी खानदानी, वो बेच के उन्होंने मस्जिद को वो पैसा डोनेट किया है। हाँ, ये बात कही जा रही है, गांव वालों की तरफ से भी कही जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा डाउट ये होता है और सवाल ये उठता है कि जब हम बात करते हैं इस हवाले से कि जो चेक से जो पैसा आया है, क्या आपकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में अगर इसका जिक्र नहीं है तो फिर किस तरह से आपकी रिपोर्ट में क्लीन चिट दी गई है? एनआईए ने तो इसी बिना पर दरअसल पूरा केस बनाया है। देखिए, हमने जो है सलमान को कोई क्लीन चिट नहीं दी है। ओके। कामरान को, सॉरी, ना कामरान ना मौलाना सलमान, इनको जो है कोई क्लीन चिट नहीं दी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो जब अंडर प्रोसेस है तो हम उसको सवाल नहीं कर सकते। पर हमने जो तमाम इस सलमान के साथ या तमाम चीज़ें हुई हैं उसमें जो बहुत सीरियस वायलेशन है और जो प्रोसीजरल लॉज जो फॉलो नहीं किए गए हैं, बहुत क्लियर लैप्स हैं, उनके ऊपर सवाल खड़ा किया है हमने। और हमने उसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन का जो मेन जो फोकस था वो ये था, जो मैंडेट था कि हम इसमें पता लगाएं कि मस्जिद में पैसा आया है या नहीं आया है। और वो हमारा साफ है कि हमें कोई सबूत नहीं मिला है कि इसमें कोई आउटसाइड जो है ओवरसीज की फंडिंग मिली है या 70 लाख का जो क्लेम है वो साबित होता है। ओके। अमलेंदु जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। अमलेंदु जी, जब आप इस पूरे मामले को देखते हैं और अभी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो आई है और वह जिस तरह से लगातार ये पूरी उन्होंने बात बताई कि क्या क्या उसमें निकल कर आया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? क्या लगता है आपको वाकई में? क्या आपको लगता है कि एनआईए की तरफ से कुछ और कहा गया, मीडिया में बातें कुछ और आई, और अगर ऐसा था तो क्या एनआईए को सामने आके इसको नकारना नहीं चाहिए था? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि मीडिया ने जो इस मुल्क को तोड़ने की सुपारी ले ली है। जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो मीडिया को मालूम पड़ जाती हैं और सब सूत्रों के हवाले से होती हैं। ये बात सही है कि मीडिया को अपने सूत्र डिस्क्लोज ना करने की स्वतंत्रता है जी। लेकिन वो सूत्र के हवाले से जो आपने जो चीज़ प्लान की है, जो आप खबर दे रहे हैं, वो तो सत्य होनी चाहिए ना, उसमें सत्यता होनी चाहिए। आपके अफवाह उड़ाएं या आप जो है सूत्रों के हवाले से कोई बात कह दें तो ये चीज़ें जायज़ नहीं है। अगर सूत्रों के हवाले से आपके पास स्पष्ट चीज़ है और सूत्र आपका डिस्क्लोज करना आपने को नहीं चाहता, बहुत अच्छी बात है, आप उसको रखिए। लेकिन जो आप खबर दे रहे हैं उसके फिर आपके पास सबूत होने चाहिए। ऐसी मतलब ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें मीडिया ने आगे बढ़ के सबको जिसको आतंकवादी का मालूम पड़ा वो 14 साल के बाद बेगुनाह छूट गया। किसी ने माफ़ी भी नहीं मांगी आज तक जिसने आतंकवादी कहा उसके लिए। उस आदमी का पूरी लाइफ चौपट हो गई, पूरा कैरियर चौपट हो गया, लेकिन आप उसको आतंकवादी कहते रहे। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जैसे ओवैस साहब अभी बता रहे थे और ये वहाँ होकर के भी आए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ हिंदुओं मुसलमानों ने मिल करके उस मस्जिद के लिए ज़मीन दी। तो ये देखिए, वो तो ठीक उसी तरीके का मसला होता जा रहा है कि जिस तरीके से टीपू सुल्तान ने तमाम मंदिरों के लिए ज़मीन दी, औरंगजेब ने तमाम मंदिरों के लिए ज़मीन दी, लेकिन आपने उनको जो हत्यारा साबित कर दिया, हिंदू विद्रोही साबित कर दिया, क्योंकि आप साबित करने के लिए बैठे हुए हैं इसलिए आपने साबित कर दिया। तो जो असली चीज़ें हैं, जो अगर मान लीजिए कहीं कोई कमी थी भी जी और ऐसी बात है तो जैसे ओवैस जी ने भी कहा अभी इससे पहले ही कि भाई एनआईए को आगे बढ़ के आना चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि जब एनआईए इस देश की एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी है और खासतौर से आतंकवाद के संबंधित मसलों की जांच करती है, बिल्कुल, और तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत चीजें आ रही है तो वो आए सामने। बिल्कुल, और सवाल ये उठता है कि जो प्रेस रिलीज जिसका ओवैस जिक्र कर रहे हैं कि जो एनआईए ने जारी की उसमें ये लिखा ही नहीं गया, मस्जिद का जिक्र ही नहीं हुआ है। अगर हवाला से पैसा आया है, कोई टेरर फंडिंग हुई है तो वो एक दीगर बात है, लेकिन किस चीज के लिए टेरर फंडिंग हुई है और हवाला से जो पैसा आया है वो किस लिए आया है, इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया है। आप किस तरह से देख रहे हैं ख्वाजा साहब इस पूरे मामले को? कि मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि जो ये माइनॉरिटी कमीशंस हैं, चाहे स्टेट लेवल के हों या नेशनल लेवल का हो जी, ये इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप है माइनॉरिटीज़ की। और मुझे बड़ी खुशी है और मैं इस पर ज़फ़रुल इस्लाम साहब को ख़ास तौर से और उनके तमाम मेंबरान को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन के मैंडेट को एक्सटेंड किया है अपने इस अमल के साथ में। मैं जब कहता हूँ एक्सटेंड किया, इसका मतलब ये उन्होंने जरूरतमंदी का मुजाहरा किया है। मेरा मतलब इससे ये है, एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन आपने कमेटी कायम की
और जैसे यहाँ ओवैस मियां बैठे हुए हैं, इन्होंने बड़ी संजीदगी से, बड़ी मेहनत से, इतना सुनने के बाद ये लगता है कि किस कदर मेहनत के साथ में तमाम लोगों से, तमाम स्टेक होल्डर से, गांव के लोगों से, पंचों से, सबसे बात करके एक नतीजा निकाला। ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है ये बेहतरीन इनपुट है हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए चीज़ों को समझने के लिए। बार बार ये बात आ रही है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तो मस्जिद का नाम ही नहीं लिया है जी। लेकिन मस्जिद का नाम नहीं लिया गया, लेकिन मस्जिद को ही सेंटर ऑफ कन्फ्रंटेशन के अंदर सारी हेडलाइंस ही उसी को लेकर बनाई गई हैं जी। अब ये एक बड़ी हसास बात है कि देखिए इस मुल्क में 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं और हम सदियों से इकट्ठे रहते चले आए हैं। अगर आप हर चीज को कंट्रोवर्सी में ले आएंगे, ये एक मस्जिद का मसला नहीं है, इसमें आप मस्जिद को एक कन्फ्रंटेशन के अंदर, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर घसीटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दो समाज के दो बड़ी कम्युनिटीज के अंदर जो एक एनमिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे समाज के अंदर एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि टेरर फंडिंग का और मस्जिदों की तामीर के बीच में कोई लिंक है, जबकि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी ये कह रही है। और मुझे कहने दीजिए, और वो उससे कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे कि एक आप यहाँ पर मस्जिद को लेकर सवाल उठाते हैं तो जहन में लोगों के और तमाम मसाजिद को लेकर भी सवाल खड़े होंगे कि अगर एक मस्जिद बन रही है टेरर फंडिंग से और इतना बड़ा अगर अमाउंट आ रहा है लाखों में मस्जिद को बनाने के लिए, तो और जगह भी इसी तरह से किया जा रहा होगा। ये एक शक जो है वो जहन में पैदा होता है। आपके पास मैं आऊंगी इफ्तिखार साहब। शुएब बहुत देर से हमारे साथ बने हुए हमारे रिपोर्टर जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। शुएब मुझे बताइए कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये कई तरह के सवाल भी खड़े करती है और कई तरह के जो शक शुबहात थे उनको खत्म भी करती है। जो आपने क्या कुछ लोगों से बात की इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को लेकर, और क्या वाकई में ये इतनी अहमियत है कि रखती है ये रिपोर्ट के कोई बदलाव इसको लेकर किया जा सके? क्या वाकई में एनआईए या फिर होम मिनिस्ट्री को जिस तरह से भेजने की बात की जा रही है उससे कोई बदलाव आएगा, कुछ चेंज की उम्मीद कुछ की जाए? बुशरा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक माइनॉरिटी कमीशन ने, वो भले ही दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की बात करें, एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जरिए जो जांच की जा रही है उसको एक तरीके से चैलेंज किया है। और इससे पहले कभी इस तरह का जो मामला है वो देखने को नहीं मिला। बड़ी बात यह है कि इसके लिए जाहिर सी बात है कि हिम्मत की जरूरत थी। हर कोई इस तरह की हिम्मत दिखाने को तैयार भी नहीं था। पहले भी इस तरह के बहुत मामले इस तरह के हुए हैं जहां कई इदारे आगे आ सकते थे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि जिस तरह से ओवैस बता रहे हैं और जफरुल इस्लाम साहब से हमारी बातचीत हुई और आपने भी बात की, सवाल ये नहीं कि आगे जो फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट है वो कितना असर डालेगी, या तमाम चीजें हैं, लेकिन एक ये कोशिश अगर की गई है तो कम से कम एनआईए की जो जांच है उस पर सवाल सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन मस्जिद का जो मामला है, क्योंकि हमें ये दो मामले हैं, एक जो सलमान साहब है उनकी गिरफ्तारी, सलमान की अगर गिरफ्तारी की बात करें या फिर मस्जिद की बात करते हैं टेरर फंडिंग की, तो टेरर फंडिंग को लेकर इसमें इन लोगों ने एक ये जांच की है जिसमें ये क्लीन चिट देते नजर आए, लेकिन सलमान की जो गिरफ्तारी है उसको लेकर क्लीन चिट नहीं दी गई है, उसकी जांच एनआईए कर रही है। अब ये बड़ी बात है कि जब एनआईए के पास माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट जाएगी या गृह मंत्रालय में जाएगी तो कम से कम उनको इस बात की जानकारी रहेगी, एनआईए को भी, कि कई जो लोग हैं या इदारे हैं वो इस चीज की निगरानी कर भी रहे हैं। क्या आपको लग रहा है शायद कि एक प्रेशर का काम कर सकती है ये रिपोर्ट? जांच, इसकी निष्पक्ष जांच, क्या आपको लग रहा है एक प्रेशर का काम कर सकती है रिपोर्ट? वही चीज करने की कोशिश की गई है कि बिल्कुल यही कोशिश की गई है माइनॉरिटी कमीशन के जरिए कि एनआईए को ये भी महसूस हो कि वो एक बेहतर तरीके से जांच इसमें करे ताकि कोई गुनहगार ना फंसे, माफ कीजिएगा, कोई बेगुनाह ना फंसे और गुनहगार ना बचे। तो कम से कम ये कोशिश की गई और शायद मुझे लगता है कि कल जिस तरह से पत्रकारों को बुलाकर जफरुल इस्लाम साहब या ओवैस या दूसरे जो दीगर लोग थे इस कमेटी में शामिल, उन लोगों ने बात की और तमाम मीडिया ने इसको छापा भी है, अपनी बात को रखा भी है, तो एनआईए तक ये बात पहुंची होगी। और कुछ देखिए खबरें प्लांटेड करने की जहां तक बात है बुशरा, वो कई मामलों में नजर भी आ जाता है जब कई डिपार्टमेंट के जरिए जब बातचीत होती है पत्रकार की किसी अधिकारी से, किसी अफसर से, तो वो उसको सोर्स तो नहीं बताता, लेकिन उसके आधार पर वो उसको रिपोर्ट कर देता है
और कई बार एजेंसी या फिर कई बार जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो चाहते भी नहीं, लेकिन पत्रकार को एक खबर मिलती है तो वो उसको छाप भी देता है। हमने नजीब के मामले में देखा था कि नजीब को तो आईएएस से लिंक कर दिया था एक बड़े अखबार ने, हालांकि दिल्ली पुलिस को सामने आना पड़ा था, उसके बाद ये कहना पड़ा था कि उन्होंने उनकी तरफ इस मामले में भी शोएब यही सवाल उठ रहा है इस मामले में भी लेकर कि अगर वाकई में एनआईए को ये लगता है जिस तरह से रिपोर्ट में कहा गया है और एनआईए मानता है कि मस्जिद में उसका कोई जिक्र नहीं है, टेरर फंडिंग को लेकर कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, सलमान को लेकर कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है, लेकिन मस्जिद का जिक्र नहीं किया गया, हवाला से पैसा आया है अगर तो उसकी जांच एनआईए कर रही है। लेकिन अगर मस्जिद को कोई टेरर फंडिंग नहीं की गई है या मस्जिद को हवाला से कोई पैसा नहीं आया है, ऐसी कोई बात अगर एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में भी नहीं कहा है, प्रेस रिलीज में नहीं कहा है, तो क्या एनआईए को सामने आकर इस बात को कंडेम नहीं करना चाहिए कि मीडिया ने आखिर किस बिना पर यह रिपोर्ट छापी? फिर देखिए बुशा, अक्सर ये नजर आता है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त करती है जब वो किसी बात का खुलासा करती है या फिर उन्हें किसी चीज में कामयाबी मिलती है। उसके बीच में अगर कोई जांच चल रही होती है किसी मामले में, वो प्रेस नोट जारी कर देती है। अक्सर मीडिया से शायद बचने की भी कोशिश उनकी होती है, और ये सही बात भी है कि हम एक तरीके से सीधे तौर पर तो कम से कम एनआईए को या किसी एजेंसी पर ना हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, माइनॉरिटी कमीशन भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है कि उनकी जांच गलत दिशा में जा रही है या सही दिशा में जा रही है। इसका कोई सवाल इस तरह का कम से कम सलमान के मामले को लेकर नहीं है। लेकिन एक बड़ी बात यही है कि क्या ये तमाम जो चीजें हुई है या माइनॉरिटी कमीशन ने अगर उनकी जो मस्जिद में टेरर फंडिंग को लेकर जो बात कही गई है उसको लेकर अगर सवाल उठाए हैं, सलमान को लेकर नहीं, तो इस मामले में क्या एनआईए की तरफ से कोई प्रेस नोट जारी होगा क्या कि हमने कभी मीडिया को ये बात नहीं कही और हमारी जो जांच का दायरा है वो अलग है या यहाँ तक सीमित है? इन तमाम चीजों पर का हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जांच एजेंसियां इन तमाम चीजों लेकिन ये देखना अभी अहम होगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है और अगर ये एनआईए को भेजी जाती है तो एनआईए इसको लेकर क्या जवाब देता है। क्या वैसे आप इसका इंतजार कर रहे हैं कि रिपोर्ट अगर एनआईए को भेजी गई है तो एनआईए क्या जवाब देता है इस पूरे मामले को लेकर? क्या वाकई में वो अग्री करता है आपके उन पॉइंट्स पर, आपके उन फैक्ट्स पर जो आपने पेश किए हैं? मुझे लगता है कि एनआईए के जवाब का ज़रूर इंतज़ार, और एनआईए अगर हमें जवाब नहीं भी देता तो जो यूनियन होम सेक्रेटरी है जिनको हमने रेकमेंड किया है अपनी रिकमेंडेशंस में कमेटी की तरफ से, तो हमने साफ कहा है कि कमीशन को उनको लिखना चाहिए और ये रिपोर्ट भेजना चाहिए कि ये जो प्रोसीजरल लैप्सेस हुए हैं इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उसके ऊपर वो पूछें, क्योंकि उनकी अथॉरिटी है और जवाबदेही हमारे लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, मीडिया की तरफ और जो तमाम और लोग हैं उनके लिए है। पर इस वक्त जो है टॉप बॉस जो है वैसे इसके साथ जब आप वहां गांव में गए और आपने लोगों से वहां पर बात की, आपका ये कहना है कि इस मस्जिद में न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदू जो वहां पर तबके के लोग रहते थे उन्होंने भी इस मस्जिद के लिए डोनेट किया है। क्या आपने उन लोगों से भी बात की, और अगर बात की तो उन तमाम लोगों का क्या कहना था? क्या उनको अब ये मस्जिद बनने के बाद और जिस तरह से एनआईए की जांच शुरू हुई है, क्या उनके दिल में कोई शक, कोई शुबा पैदा हुआ है? देखिए, जब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब ये इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया तो उसकी जिम्मेदारी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की एक हिंदू ही थे जिनको दी गई थी, जिन्होंने इसको सारा किया और जिन्होंने हमारे टेस्टिफाई किया उसके सामने। एक रोहतास जैन साहब हैं जिनसे हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत साफ तौर पे इन खबरों को रद्द करते हुए कि देखिए मीडिया तो जो है इस तरह से बदनाम करती आई है और मीडिया तो फर्जी खबरें छापती है, और उन्हें बहुत गुस्सा था। खासतौर पे वहाँ की जो हिंदू हैं उनको बहुत गुस्सा कि हम लोग मिलकर के इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने गाँव के लिए और उस पे हमारे इस काम के ऊपर सवाल किया जा रहा है। एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा किया जा रहा है कि हम अपने मंदिर और मस्जिद अपने पैसे से नहीं बना सकते। मैं यहाँ पर एक बात और जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस्लामोफोबिया है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी है, मीडिया में भी है और सिविल सोसाइटी में भी है, जितने भी तमाम। और एक हवा पिछले जो है 10 साल में जो है बनाई गई है कि सऊदी से फंडिंग, फला से फंडिंग, धमाके से फंडिंग आ रही है मदरसों में, मस्जिदों में, तो उसको हवा बनाते हुए ये पहली बार इस तरह का केस जो है सामने लाया गया और उसमें सऊदी फंडिंग, इधर की फंडिंग का कहीं जिक्र ना करते हुए डायरेक्ट जो है पाकिस्तान से और हाफिज सईद से, लश्कर तैयबा से जोड़ दिया गया। लेकिन दुबई का जिक्र किया गया, यानी कि वहां से उसके कनेक्शन। क्या आपको लगता है कि ये सब बताने के लिए कि वहाबिज्म या सल्फिज्म की जो बात लगातार की जाती है, क्या उससे जोड़ करके आप देखें कि हिंदुस्तान में भी उसके पैर जो हैं वो फैल रहे हैं? क्या इस तरह से उसको जोड़ने की कोशिश की गई? मैं वही ये कहना चाहूंगा, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स में क्लेम किया गया है वो ये किया गया है कि ये गुडविल
जेस्चर के तौर पर कि आने वाले वक्त में ये जो आतंकवादी तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें, वो यहाँ के मुसलमानों का इस्तेमाल करेंगी और ये तमाम चीज़ करने के लिए वो पैसा दे रही हैं ताकि गुडविल उनकी यहाँ पर बिल्ड हो। पर सवाल ये है कि NIA और जो है इस वक्त डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो तो इस्लाम के बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं और वो सूफी कॉन्फ्रेंस कराते हैं मुसलमानों को डिवाइड करने के लिए पूरी डिवीसिव स्ट्रेटजी के साथ। तो उनसे कैसे ये चूक हो गई कि ये जो तबलीगी जमात है, तबलीगी जमात जो है जिस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करता है, वो बिल्कुल उससे उलट है जिसे हाफिज सईद की सल्फी आइडियोलॉजी फॉलो करती है। हाफिज सईद और लश्कर तैयबा एक सल्फी आइडियोलॉजी, वहाबी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं और ये दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट, जो मस्जिद जो सेंटर बनेगा, मरकज, ये दोनों आपस में टकराते हुए प्रैक्टिस के लिहाज से भी, अपनी आइडियोलॉजी के लिहाज से भी बहुत अलग अलग रास्ते के हैं और दोनों एक दूसरे से कभी बनती नहीं है। तो ये नामुमकिन सी बात है कि दोनों एक तरह से किसी तरीके का तालमेल करेंगे। जी आप जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने बीच में एक बड़ी अच्छी बात कही कि एक दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं और क्योंकि ये पहली मर्तबा माइनॉरिटी कमीशन ने इस तरह का कोई कदम उठाया है तो मुझे इस बात का यकीन है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी और NIA भी जो है वो इसको कॉग्निजेंस लेगी और इसका असर पड़ेगा और ये जो मेहनत की गई है ये रायगा नहीं जाएगी। एक बात तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ और ये बात मैं हरियाणा की गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को मैं समझता हूँ ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो आज के इस गदले माहौल के अंदर उनके सूबे के 84 गांव के हिंदू, मुसलमान और भी जो दूसरे मज़ाहिब के वहाँ लोग रहते हैं, उन सब ने मिलकर एक यकजहती की मीनार खड़ी की है इस मस्जिद की शक्ल में और तमाम लोगों ने इकट्ठे होकर ये पैगाम दिया है पूरे हिंदुस्तान को कि ये मुल्क हिंदुस्तान है और इसका मतलब ये है कि ये वो मुल्क है जहाँ पर सब लोग मिलकर एक दूसरे की इबादत गाहें बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े होते हैं, उनकी दीवारें खड़ी करते हैं, उनकी बुनियादें खड़ी करते हैं। आज के हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ कि जबकि तकसीम और बांट जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है, इस मस्जिद को हरियाणा की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक नजीर बनाए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि वो सामने खुलकर आए और हुकूमत हिंद को भी चाहिए कि वो सामने खुलकर आए और माहौल को बेहतर बनाने के लिए जो ये काम हुआ है और जिसके अंदर कोई बात भी अभी तक इस तरीके की सामने नहीं आई है, इस पर टेरर फंडिंग के हवाले से कोई बात कही जाए और खुदा के वास्ते इस मुल्क को बचाइए। और ये जो निजाम चल रहा है कि मस्जिदों को आप टेरर फंडिंग से जोड़ने के लिए जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या हम ऐसा परसेप्शन इस मुल्क में बनाना चाहते हैं कि आदमी मस्जिद की तरफ देखे तो डरे और मंदिर की तरफ देखे तो डरे और गुरुद्वारे की तरफ देखे तो डरे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये मुल्क ऐसा नहीं है। इसको जाहिर सी बात हो, ये हमेशा से होता रहा है कि अगर आपके इलाके में कोई मंदिर बन रहा है, कोई मस्जिद बन रही है, कोई गुरुद्वारा बन रहा है, चंदे के लिए जब लोग आते हैं तो लोग हाथ भरकर देते हैं और यही हमारी सबसे अच्छी, ये सबसे अच्छा, माफ कीजिएगा मैंने बीच में रोका आपको, ये सबसे अच्छा जवाब है इस हिंदुस्तान का उन तमाम फिरका परस्त कुव्वतों और ताकतों को कि तुम कुछ भी कर लो, ये हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान का मिजाज जो है वो आप तब्दील नहीं कर सकते। ये मीडिया में खबरें प्लान करके हमें आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। बिल्कुल। अमलिंदु जी, आपको लग रहा था कि जिस तरह से दूसरे मजाहिब के लोगों ने भी, हिंदुओं ने भी इस मस्जिद के लिए फंड दिया, दान दिया और फिर ये मस्जिद बनी और जिस तरह से अभी वैस बता रहे थे कि फोटोग्राफी जो है, जो पहला स्टोन था, किस तरह से एक हिंदू भाई, एक जैन भाई ने रखा, तो क्या आपको लगता है कि एक दरअसल गांव वालों का एक अच्छा स्टेप था कि हम आपसी भाईचारे की मिसाल इस मुश्किल वक्त में भी हम पेश करेंगे ताकि पूरे मुल्क में एक आपसी हमआहंगी का जो है वो एक पैगाम जाएगा, एक ऐसा मैसेज जाएगा जिससे हो सकता है कि और लोग इंस्पायर्ड हो। अब आपको लगता है कि इस तरह से, जिस तरह से इस मस्जिद को एक टेरर फंडिंग का सिंबल की तरह से पेश करने की कोशिश की गई है, और लोग अब हिचकेंगे, डरेंगे और शायद इस तरह से आगे नहीं आएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लोग हिचकेंगे और इस तरीके से आगे नहीं आएंगे। तो जैसा भी ख्वाजा साहब ने कहा कि ये इस मुल्क की एक ज़हती है, यहाँ के लोगों का अकीदा है कि हम मिलकर रहेंगे, एक साथ रहेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम में कहा गया, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ लेकिन मैंने अपने मित्रों से सुना है कि किसी भी एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल, है ना? आप टेरर फंडिंग की जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप उस मस्जिद की जो बुनियाद है आप उस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। किसी भी टेरर फंडिंग से मस्जिद बन ही नहीं सकती जी। मस्जिद वो फिर हराम है, फिर हलाल नहीं है। एक भी पैसे से ठीक कर दिएगा अगर मैं बात करूं। मैं बिल्कुल आपकी तायीद करता हूं। इस देखिए,
मस्जिद की तामीर है जी। उर्दू का लफ्ज होता है तकरीब। तकरीब का मतलब होता है कि दंगा फसाद ये पैदा करना, इस तरीके का माहौल करना। मस्जिद की तामीर तकरीब के लिए नहीं होती, इंसान साजी के लिए होती है। और आप जो बात कह रहे हैं वो शरई तौर पर दुरुस्त कह रहे हैं, मैं इसकी तायीद करता हूँ। और मैंने सुना है कि कुरान शरीफ की जो सूरह इब्राहिम है उसमें कहा गया है कि अल्लाह ताला ने सूरज चांद सितारे जमीन आसमां सब नौए इंसानी के लिए बनाए हैं। बेशक। तो जब नौए इंसानी के लिए बनाए हैं तो कोई भी धर्म हो, और खासतौर से इस्लाम जो है वो ये शिक्षा नहीं देता कि आप किसी को टेरर के लिए जो है वहां फंडिंग हो। तो ये इस पे सवाल उठता है। दूसरी बात जो आपने कहा जिस तरीके से अभी की बहाविज्म और सल्फिज्म को लेकर के, तो मैं एक बात यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का बहाविज्म भी जो है वो सऊदी जैसा बहाविज्म नहीं है। हिंदुस्तान के बहाविज्म को सऊदी के बहाविज्म को अलग करके देखने की आवश्यकता है। ये बहावी ही थे जिस 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम का आंदोलन हुआ, इस दिल्ली में तमाम बहावियों को अंग्रेजों ने गदर में हिस्सा लेने के लिए फांसी पे चढ़ाया। मदरसों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही इस मुल्क के स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। तो यहाँ का बहाविज्म उस तरीके का बहाविज्म नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग बहके हुए हों या हो, तो वो हर तरफ हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह है, दूसरी तरफ भी हो सकते हैं। अभी अजमेर बिलास में जो सजा हुई है भावेश झा के नाम के एक आदमी को, ऐसी असम में एक आरएसएस का कार्यकर्ता को सजा हुई कि वो टेरर फंडिंग करता था। अभी जो एक निशांत अग्रवाल पकड़ा गया DRGO से, कौन था वो? अभी प्रज्ञा ठाकुर इन सबको लेकर भी इल्जाम तय हुए हैं। और देखिए क्या हुआ मालेगांव बिलास में, पहले आपने मुसलमानों का नाम लिया और फिर स्वामी असीमानंद की आत्मा जब खुद जागी कि भाई ये तो गलत हो रहा है, उन्होंने खुद ही फिर जाकर के अपना बयान दर्ज कराया। जाहिर सी बात है कि इससे ये सीख है कि आप किसी भी तरह के टेररिज्म को आप किसी मजहब से नहीं जोड़ सकते हैं। मजहब की देन है ही नहीं, टेररिज्म पॉलिटिक्स की देन है। बिल्कुल, टेररिज्म किसी भी मजहब की देन नहीं है, ना हिंदू की ना इस्लाम की, पॉलिटिक्स की देन है टेररिज्म। और धर्म और राजनीति को इसीलिए अलग करके देखने की बात की जाती है। बिल्कुल। उवैस से मेरा एक सवाल यह है, फिर शुएब के पास मुझे जाना है। उवैस, जब आप ये रिपोर्ट बना रहे थे और जब आपने इसकी तैयारी की कि आपको किस किस तरह से इसको सामने लेकर आना है, कौन कौन सी वो चीजें थी? क्योंकि लोगों के जहन में सवाल जरूर आएगा कि 4 लोगों की कमेटी बना दी गई, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने इसके लिए कहा, आपकी रिपोर्ट सामने आ गई है, आपने इसके साथ साथ जो है वो क्या क्या प्रूफ्स लगाए हैं ये बताने के लिए कि एक्चुअली इसको लेकर कोई भी टेरर फंडिंग नहीं की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।